बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस लेक्चर इज़ अबाउट द कंसेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। इन द प्रीवियस लेक्चर आई टेल अबाउट द दीज आर द प्रोटीन complexes which are embedded in the inner membrane, so it is known as the electron transport chain। ये जो प्रोटीन कम्प्लेक्सेस हैं ये हमारे पास मिल के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बनाते हैं। अब ये हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन है, ये हमारे पास इनर मेम्ब्रेन है। अब ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस हैं जो इस मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड हुए हैं और इनका कहाँ पे है, जो इट इज़ प्रेजेंट ऑन द इनर सरफेस ऑफ द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये अगर कर लें तो ये हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। ये इनर मेम्ब्रेन की इनर सरफेस है और ये इनर मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस है। सो दीज कॉम्प्लेक्सेस आर एम्बेडेड विद इन द inner mitochondrial membrane on the इनर सरफेस ऑफ द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। कि इसके अंदर ये सिर्फ ये बात याद रखें कि इनका जो फेस है वो हमारे पास इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की तरफ है, सिंपल। अब ये हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस है कितनी टाइप के कॉम्प्लेक्सेस ओरिजिनली, अगर ट्रूली स्पीकिंग इट इज़ अबाउट द 5 टाइप्स के हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस हैं। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कंसिस्ट ऑफ द 4 कॉम्प्लेक्सेस एंड 2 मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। क्योंकि पांचवा जो कम्प्लेक्स है वो हमारे पास एटीपी की सिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व है, उसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से हमारे पास ताल्लुक नहीं है, उसका फॉस्फोराइलेशन से ताल्लुक है। सो डू रिमेंबर दैट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कंसिस्ट ऑफ द 4 कम्प्लेक्सेस एंड 2 मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। अब मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स क्या हैं वो भी हम देखते हैं कि मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स क्या हैं। सबसे पहले हमारे पास कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 एंड कॉम्प्लेक्स 5। और ये हमारे पास मैंने आपको पहले बताया था कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है वो एटीपी या एडीपी को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकती। तो सेल के साइटोसोल के अंदर कोई रिएक्शन फर्ज कर लें कि चल रहे हैं सेल के साइटोसोल के अंदर कुछ रिएक्शंस, तो एनर्जी उनको फिर कौन प्रोवाइड करेगा। सो यहाँ पे हमारे पास एक स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर होता है, वो साइटोसोल से एक एडीपी को अंदर ले आता है और यहाँ से जो एक एटीपी बना होता है नया उसको यहाँ से साइटोसोल के अंदर दोबारा ले जाता है। दिस इज द कंसेप्ट कि हाउ द एटीपी एंड द एडीपी ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द साइटोसोल इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया एंड हाउ द एटीपी ट्रांसपोर्ट फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इनटू द साइटोसोल। अब हम कर लेते हैं कि हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस जो हैं ये कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 5। अब दो मैंने बात की थी कि 2 मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं। मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स क्या करते हैं कि मोबाइल नाम ही शो कर रहा है कि वो मोबाइल यूनिट है, यानी वो फिक्स्ड नहीं है। ये बाकी ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि ये बाकी जितने भी हैं ये हमारे पास क्या है, फिक्स्ड है अपनी जगह पे। जो कम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4, 5 है ये अपनी जगह पे फिक्स्ड है, ये हिल नहीं सकते। तो अगर इनके पास इलेक्ट्रॉन आ भी जाए तो थिंक अबाउट दैट कि अगर इलेक्ट्रॉन इनके पास आ भी जाए तो ये अपनी जगह फिक्स्ड हैं, तो इलेक्ट्रॉन फिर आगे किस तरीके जाएंगे। तो कुछ ना कुछ तो अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ तो आप सोचें अपने दिमाग से कि होना चाहिए जो इन इलेक्ट्रॉन्स को आगे लेके जाएगा। तो अल्लाह ताला ने हमारे पास 2 मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स बनाए हैं। उस एक का नाम है कोएंजाइम क्यू एंड दूसरे का नाम है साइटोक्रोम सी। अब ये बात याद रखनी है, ये जितने भी प्रोटीन कम्प्लेक्सेस हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर, ये सारे प्रोटीन हैं एक्सेप्ट कोएंजाइम क्यू विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द इंटरमीडिएट ऑफ द क्लिस्टोल सिंथेसिस। ये हमारे पास एक लिपोफिलिक सब्सटेंस है। लिपोफिलिक का क्या मतलब होता है कि ये हमारे पास क्या करता है, लिपिड लविंग सब्सटेंस है, तो ये मेम्ब्रेन को भी क्रॉस कर सकता है। तो ये जो कोएंजाइम क्यू है, कोएंजाइम क्यू, ये सिर्फ हमारे पास प्रोटीन सब्सटेंस नहीं है, ये प्रोटीन नहीं है, ये हमारे पास इंटरमीडिएट, ये कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस का जो इंटरमीडिएट है, ये क्यूनोन लिपोफिलिक सब्सटेंस है। आइसोप्रीनॉइड इसकी हाइड्रोफोबिक टेल होती है, वो स्ट्रक्चर आप बुक में ऑलरेडी पढ़ लेंगे। मैं सिर्फ कंसेप्ट डेवलप करना चाहता हूँ कि ये सारे जो हमारे पास कम्प्लेक्सेस हैं ये प्रोटीन है, लेकिन एक्सेप्ट कोएंजाइम क्यू which is not a protein, it is a lipid substance, it is derived from the intermediate of the cholesterol। ये आपने बात याद रखनी है। तो कोएंजाइम क्यू क्या करता है, यहाँ पे हमारे पास आपको पता है कि यहाँ पे क्रेब्स साइकिल चल रहा है। अब क्रेब्स साइकिल के अंदर हमें पता है कि आइसोसाइट्रेट डीहाइड्रोजिनेज, अल्फा कीटोग्लूट्रेट डीहाइड्रोजिनेज, सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज, मलीट डीहाइड्रोजिनेज, ये मैंने वो आपको स्टेप बताए हैं जहाँ पे हमारे पास NADH और FADH
टू की प्रोडक्शन होती है। सो वहाँ से प्रोडक्शन होगी इनकी क्रेब्स साइकिल से, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से। अब उन्होंने ऑक्सीडाइज से पहले अब रिड्यूस्ड हो गए हैं, अब इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स देने हैं ताकि एटीपी की सिंथेसिस हो। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएंगे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर और अपने इलेक्ट्रॉन्स कॉम्प्लेक्स 1 को दें। जो NADH है वो अपने इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 को दे देगा और FADH2 जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स कॉम्प्लेक्स 2 को दे देगा। दिस इज नेचुरल थिंग कि FADH2 जो है हमारे पास वो देता है कॉम्प्लेक्स 2 को और NADH जो है हमारे पास कॉम्प्लेक्स 1 को देता है। इसकी लॉजिक क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। अब देख लें हमारे पास कि कॉम्प्लेक्स 1 ने हमारे पास NADH ने इलेक्ट्रॉन किसको दे रही है, कॉम्प्लेक्स 1 को। FADH ने इलेक्ट्रॉन किसको दे रही है, कॉम्प्लेक्स 2 को। ये भी मैं आपको बता देता हूँ ये कॉम्प्लेक्स 2 को क्यों देता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स 2 में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज। अब आपको अगर क्रेब्स साइकिल याद हो तो सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज क्या कर रहा होता है, सक्सीनेट से फ्यूमारेट में कन्वर्ट कर रहा होता है और इस रिएक्शन के दौरान हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, FADH2। सो जो क्रेब्स साइकिल का वो सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज वाला स्टेप है वो हमारे पास यहाँ पे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर होता है और जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन FADH2 बनते हैं वो इस कॉम्प्लेक्स 2 में, अब जाहिर बात है इंजाइम प्रेजेंट है कॉम्प्लेक्स 2 के अंदर, तो कॉम्प्लेक्स 2 के अंदर ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सो डेट्स वाई जो FADH2 के इलेक्ट्रॉन्स है वो कॉम्प्लेक्स 2 में ही आते हैं और कहीं से बाहर से भी आएंगे इलेक्ट्रॉन FADH2 के ज़रिए तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स 2 में ही आएंगे, ऑलवेज रिमेंबर। और NADH के जहाँ से भी इलेक्ट्रॉन आएंगे वो हमारे पास कहाँ पे आएंगे, कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर। कॉम्प्लेक्स FADH2 के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी थोड़ी कम होती है एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द NADH। और दूसरी बात ये हमारे पास सबसे पहले आप देखें कि अब ये जो NADH है FADH2 है, NADH ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए कॉम्प्लेक्स 1 को और FADH2 ने अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको दे दिए, कॉम्प्लेक्स 2 को। NADH ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए कॉम्प्लेक्स 1 को, FADH2 ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए कॉम्प्लेक्स 2 को। अब इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास डाउन द, अब ये भी आपको मैं कंसेप्ट डेवलप कर लूँ कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कॉम्प्लेक्स 1 से हमारे पास चले जाएंगे कॉम्प्लेक्स 3 में और कॉम्प्लेक्स 2 से चले जाएंगे कॉम्प्लेक्स 3 में। दोनों ने जाना कॉम्प्लेक्स 3 में है लेकिन ये अपनी जगह फिक्स्ड है, तो इनको लेके कौन जाएगा, कोएंजाइम Q एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। जब कॉम्प्लेक्स 1 के पास इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो वो कोएंजाइम Q को देगा और कोएंजाइम Q रिड्यूस हो जाएगा और वो अपने इलेक्ट्रॉन जाके कॉम्प्लेक्स 3 को दे देगा। लेकिन अगर FADH2 के पास इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं तो वो फिर क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स 2 को इलेक्ट्रॉन दे देगा, कॉम्प्लेक्स 2 हमारे पास इलेक्ट्रॉन दे देगा कोएंजाइम Q को बिकॉज इट इज़ अ मोबाइल कैरियर और वो हमारे पास जाके इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, कॉम्प्लेक्स 3 को। सो दिस इज़ अ कंसेप्ट कि जब कॉम्प्लेक्स 1 के पास इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वो कोएंजाइम Q को देगा, कोएंजाइम Q हमारे पास कॉम्प्लेक्स 3 के पास पहुंचा देगा। कॉम्प्लेक्स 2 के पास जब इलेक्ट्रॉन आएंगे वो कोएंजाइम Q को दे देगा, वो आगे हमारे पास डिलीवर कर देगा कॉम्प्लेक्स 3 के पास। अब ये कंसेप्ट मैं डेवलप करना चाहता हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये हमारे पास क्यों कॉम्प्लेक्स 3 से 1 में नहीं मूव कर सकते, 2 से 1 में नहीं मूव कर सकते, 4 से 1 में नहीं मूव कर सकते, 1 से 4 में मूव कर रहे हैं। इसकी एक रीज़न है, अल्लाह ताला ने जो डेवलप की हैं चीज़ें वो बड़ी ही हिकमत से डेवलप की हैं। हमारे पास सो विजडम इन दिस थिंग्स कि जो NADH के इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो NADH का रिड्यूसिंग पोटेंशियल है वो अगर आप बुक खोलें तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो लिखा हुआ है वो NADH का हमारे पास -0.32 है। वाइल अगर हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अगले कंपोनेंट्स की तरफ चलते जाएं तो फिर हमारे पास आपको पता लगेगा जो FMN है उसका हमारे पास -0.22 है। फिर अगर आप आगे जाएंगे फर्दर स्टडी करेंगे तो आपको पता लगेगा कि साइटोक्रोम C का जो है हमारे पास जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो +0.22 है और ऑक्सीजन का जो है वो हमारे पास +0.82 है। सो नेगेटिव से चीज़ें पॉजिटिव की तरफ जाती हैं। रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होने का मतलब ये है, अगर रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव के अंदर, रिडक्शन पोटेंशियल अगर नेगेटिव के अंदर है तो मतलब कि कंपाउंड के पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करने की एबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और अगर रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव वैल्यू के अंदर है तो इसका मतलब है उसकी एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले। और ऑक्सीजन का अगर आप तारुफ पढ़ें या डेफिनेशन पढ़ें या उसके करेक्टरिस्टिक पढ़ें तो अब आपको पता लगेगा कि ऑक्सीजन इज़ अ स्ट्रांगली
इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी, ये इलेक्ट्रॉन को लव करती है कि ये उसके पास आ जाए। सो दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम हेयर टू हेयर। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दिस थिंग बिकॉज ऑफ द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो स्पीशीज़ का अल्लाह ताला ने डिफरेंट रखा है। अगर सारों का एक रखता है तो कोई ना एक्सेप्ट करता, कोई ना लूज करता, तो अल्लाह ताला ने एक डिफरेंस रख दी है कि जो जिनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव के अंदर है वो क्या करते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। और जो हमारे पास क्या कहते हैं, जिनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव के अंदर, लाइक ऑक्सीजन की एग्जांपल ले लें, तो वो प्लस के अंदर है और प्लस 0.8 है, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की कोशिश करता है। दिस इज सो नेचुरल थिंग। तो ये हमारे पास इस तरीके इलेक्ट्रॉन कम्प्लेक्स 1 से हमारे पास कम्प्लेक्स 3 में आ गए, कम्प्लेक्स 2 से कम्प्लेक्स 3 में आ गए। अब ये मैंने निशान लगाया हुआ है, एरो लगाया हुआ है, कुछ प्रोटॉन्स को मैंने पंप कर दिया है मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में। अब ये इसका क्या लॉजिक है इसके बिहाइंड, वो मैं आपको सर मिचेल की कहानी के साथ ही बताऊंगा। ठीक है, अब कम्प्लेक्स 3 से हमारे पास इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे साइटोक्रोम सी के पास, क्योंकि आपको पहले भी बताया था कि साइटोक्रोम सी क्या है, एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। और साइटोक्रोम सी से फिर हमारे पास इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे कम्प्लेक्स 4 के पास। कम्प्लेक्स 4 में जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो कम्प्लेक्स 4 हैव ओनली द कैपेबिलिटी, दिस इज द गोल्डन वर्ड्स, कम्प्लेक्स 4 हैव ओनली द कैपेबिलिटी टू इंटरेक्ट विद द ऑक्सीजन। Rest of the complexes do not interact with the oxygen, while complex 4 have the capability to interact with the oxygen and convert the molecular oxygen into the highly reactive oxygen। अब complex 4 के अंदर क्या होता है, कई इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे पास ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर लेता है। ऑक्सीजन अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो जब भी, आपको बता दूं एक ट्रूली स्पीकिंग एक जो बात है, लॉजिक है कि जब भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में ऑक्सीजन होती है वो बहुत स्टेबल होती है, लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है तो वो अनस्टेबल हो जाती है और वेरी रिएक्टिव। वो जब इलेक्ट्रॉन्स इस हाउस के अंदर कम्प्लेक्स 4 के अंदर आ जाते हैं, वो यहाँ पे क्या करती है, अपने फर्ज कर लें कि वो इलेक्ट्रॉन्स को लव करती है। अब इलेक्ट्रॉन्स को उसने एक्सेप्ट कर लिया है बिकॉज इट इज़ ऑक्सीजन लवर इलेक्ट्रॉन लवर स्पीशी, तो इलेक्ट्रॉन्स को जब उसने एक्सेप्ट कर लिया है तो वो हाईली रिएक्टिव फॉर्म में चेंज हो गई है। अब ये क्या कहते हैं, हाईली रिएक्टिव ऑक्सीजन की फॉर्म, ये प्रोटॉन्स और हाइड्रोजन के साथ मिलेगी और वाटर की फॉर्मेशन दे देगी। अब आपको तस्वीर का एक रुख आपको क्लियर हो गया कि वाटर भी हमारे पास बन गया